बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया महत्वपूर्ण टॉपिक है। औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक नीति किसी देश में उद्योगों की स्थापना, संचालन, नियंत्रण एवं संवर्धन के संबंध में घोषित नीति निर्देश हैं जो उद्योगों के विकास के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। हमारे देश में सर्वप्रथम 1948 में औद्योगिक नीति का प्रारूप निर्धारित किया गया था। 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का भारत में सुझाव दिया था। इसकी विशेषताएं हैं, उद्योगों को वर्गीकरण किया गया था। इसमें प्रथम श्रेणी के उद्योग थे, केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा, जैसे अस्त्र शस्त्र, युद्ध सामग्री, परमाणु शक्ति का उत्पादन व नियंत्रण, रेल परिवहन। उद्योगों में दूसरा वर्गीकरण था वह था ऐसे उद्योग जो जिनका भविष्य में दायित्व राज्य का होगा। वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, यदि होगा तो उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये उद्योग हैं लोहा इस्पात, कोयला, वायुयान, खनिज तेल, टेलीफोन व तार, जलयान निर्माण। तीसरी श्रेणी के उद्योग थे, इनमें 18 उद्योग हैं, इन पर सरकार का नियंत्रण एवं विनिमय आवश्यक समझा गया। और चौथा श्रेणी के उद्योग हैं, इनका विकास निजी एवं सरकारी उद्यम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। इस प्रकार 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया था। इसके पश्चात 1956 की औद्योगिक नीति घोषणा की गई। 30 अप्रैल 1956 को भारत के तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी घोषणा की थी। इस औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें भी उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था। इसमें प्रथम श्रेणी के 17 उद्योग थे, इनके विकास का संपूर्ण दायित्व सरकार का निर्धारित किया गया था, जैसे अस्त्र शस्त्र, परमाणु शक्ति, लोहा इस्पात, भारी मशीनें, भारी बिजली का सामान, कोयला, खनिज तेल, खनिज, विमान, रेल परिवहन, टेलीफोन तार, रेडियो उपकरण, बिजली उत्पादन एवं वितरण। दूसरी श्रेणी के उद्योग जिनकी संख्या 12 थी, राज्य का अधिकार बढ़ाने की बात कही गई थी तथा नए उद्यम राज्य द्वारा स्थापित ही किए जा सकेंगे। तीसरी श्रेणी के उद्योग थे, उपरोक्त के अलावा जो बाकी शेष उद्योग तीसरी श्रेणी में लिए गए थे, इनको निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था। 1977 एवं 1900 औद्योगिक नीति में भी कमोबेश इसी प्रकार देश के औद्योगिक विकास के लिए वर्गीकरण किया गए थे। अब हम लोग 1991 की जो वर्तमान औद्योगिक नीति है उस पर मुख्यतः चर्चा करेंगे। 24 जुलाई 1991 में इसकी घोषणा की गई थी। इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे: औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करना, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना, उदारीकरण शुरू करना, एफडीआई पर प्रतिबंध हटाना, एमआरटीपी एक्ट की रुकावटों को कम करना, प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना, पूंजी बाजार को विकसित करना, निजी क्षेत्र के विकास हेतु वातावरण का निर्माण करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थिति को सुधारना, अनावश्यक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था की मुक्ति करना। इस नीति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग। 1956 की नीति में 17 उद्योग इसमें शामिल किए गए थे, इन्हें अब घटाकर 8 उद्योगों तक कर दिया गया था। इनमें प्रमुख उद्योग हैं अस्त्र शस्त्र, सैन्य सामग्री, जंगी जहाज एवं पोत। दूसरा है परमाणु शक्ति, तीसरा है कोयला, चौथा है खनिज तेल, पांचवा है लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोम, गंधक, हीरा, सोना, खनन इत्यादि। छठा है तांबा, जस्ता, सीसा, टिन। सातवां है परमाणु शक्ति की अनुसूची में दर्ज किए गए खनिज।
और 8वां है रेल परिवहन। वर्तमान में मात्र 3 प्रकार के उद्योग ही पीयूसी के लिए आरक्षित रह गए हैं। ये हैं परमाणु ऊर्जा में दर्ज, खनिज तथा रेलवे परिवहन। इस नीति की दूसरी विशेषता है औद्योगिक लाइसेंस। निम्न 18 उद्योगों को छोड़कर निजी क्षेत्र को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। ये 18 उद्योग निम्नलिखित हैं: कोयला, पेट्रोलियम शोधन, शराब, चीनी, पशुओं की चर्बी, तेल, सिगार और तंबाकू, एब्स्टेस, प्लाईवुड, चमड़ा, फर्की खाल, कार, कागज, अखबारी कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायुयान तथा रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक सामग्री, खतरनाक रसायन, औषधि निर्माण, मनोरंजन, श्वेत वस्तुएं, व्हाइट गुड्स जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी इत्यादि। वर्तमान में केवल 5 उद्योग ही इसमें अब रह गए हैं। 5 उद्योगों में पहला है शराब, दूसरा है सिगार, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वायुयान रक्षा उपकरण और चौथा है औद्योगिक विस्फोटक सामग्री और 5वां है खतरनाक रसायन। इसके अलावा इस औद्योगिक नीति की तीसरी विशेषता थी विदेशी विनियोग। जिन उद्योगों में भारी निवेश एवं उच्च तकनीकी आवश्यकता है उनमें 51% तक एफडीआई की स्वीकृति की बात कही गई थी। इसके अलावा विदेशी प्रौद्योगिकी को भी भारतीय उद्योगों में अपनाना निर्धारित किया गया था। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का घरेलू विक्रय के 5% तक या निर्यात के 8% तक अथवा 1 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त रकम की अदायगी के मामले में किसी प्रकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में डिसइन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज को पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपना, निष्पादन में सुधार हेतु एमओयू के द्वारा बोर्ड को अधिक स्वायत्ता, अधिक उत्तरदायी बनाया गया था। इस नीति के बहुत सारी खूबियों के बावजूद भी इसकी आलोचना की गई है। जैसे यह नीति नेहरू जी के विकास मॉडल से भिन्न रही है। इट हैज रिड्यूस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव बीन अलाउड टू प्ले फ्रीली। दे विल safeguard their own interest instead of India's interest। दूसरी बात इसकी जो आलोचना है वह है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय लोगों का शोषण किया जा सकता है। ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों को अपने हित में शोधन करेंगी। इसके अतिरिक्त ये केवल उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन ही पर ज्यादा जोर देती है, जबकि ये भारतीय उद्योग भी उत्पादित कर सकते हैं। इस नीति की एक आलोचना ये भी कही जाती है कि विश्व बैंक और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड के द्वारा 1991 में वित्तीय संकट के हल के दबाव में हमारे पर थोपी गई है देश में। इसके अलावा इसकी एक आलोचना यह भी है कि बड़े एकाधिकार को लाभ होगा भारतीय एवं विदेशी। इसके अलावा इससे देश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। धन एवं संपदा का एकत्रीकरण की संभावना भी इस नीति में की गई है।